नमस्कार साथियों, सत्यम एकेडमी सूरतगढ़ परिवार में मैं संजय यादव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे पशु परिचर परीक्षा भर्ती 2024 की। बात करें कुल पदों की तो कुल पदों की संख्या है 5,934 और बात करें परीक्षा पैटर्न की तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है पार्ट ए जिसके अंदर कुल 105 प्रश्न हैं। पार्ट बी में प्रश्नों की संख्या 45 है। कुल प्रश्नों की संख्या 150 है। हर एक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा और एक गलत उत्तर होने पे आपको -1/4 मिलेगा। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे स्पेशली फॉर पार्ट बी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो है इसके अंदर वो है पशुओं की प्रमुख देशी नस्लें, जिसके अंदर आपको गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी इनके बारे में पढ़ना होगा। इनकी नस्लें पढ़नी होगी, नस्लों के लक्षण, उनकी विशेषताएं ये पढ़नी होगी। अगला टॉपिक है भार बोझा ढोने वाले पशु, जिनके अंदर मुख्यतः आपके ऊँट हो गया, घोड़ा हो गया, गधा हो गया और इधर हाथी हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान में आपको पता होना चाहिए कि कृत्रिम गर्भाधान में उपयोग में आने वाले उपकरण कौन कौन से हैं और कृत्रिम गर्भाधान की विधि कौन सी है। फिर इसके हम लाभ पढ़ेंगे कि इसके लाभ क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या है। उसके बाद है संकर प्रजनन। संकर प्रजनन की विधि आपको पढ़नी है, उसके लाभ आपको पढ़ने हैं, उसकी हानियां आपको पढ़नी है। उसके बाद आता है बंधियाकरण। बंधियाकरण का मतलब होता है कि नर के अंदर शुक्र जनन की प्रक्रिया को रोकना। शुक्र जनन की प्रक्रिया को रोकना, तो उसकी विधि आपको पढ़नी होगी। अलग अलग जानवर में कौन सी विधि को उपयोग में लेते हैं, इसके लाभ क्या हैं, इसमें कौन सा उपकरण काम में आता है, ये आपको सब पढ़ना है। उसके बाद बात करें तो पशुओं की उम्र ज्ञात करना। इसके अंदर आप पढ़ेंगे कि पशुओं की उम्र किस तरीके से ज्ञात की जाती है, कौन से पशु के लिए कौन सी विधि उत्तम रहेगी। उसके बाद में आता है संतुलित पशु आहार। इसके अंदर पशुओं के अलग अलग पशु के लिए कौन कौन सा आहार में कौन कौन सी चीज़ें हैं, और अगर आप कुछ चीज़ें जैसे कि दूध देने वाली गाय है तो उसके लिए संतुलित आहार क्या होगा, मांस से उत्पादन वाले पशु के लिए संतुलित आहार क्या होगा, बोझा ढोने वाले पशु के लिए संतुलित आहार क्या होगा, ये सब आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद में आता है चारा चारा का विकास। नेक्स्ट टॉपिक है स्वच्छ एवं बीमार पशुओं की पहचान। इसमें आपको पता होना चाहिए कि स्वच्छ एवं बीमार पशुओं के अंदर क्या लक्षण आएंगे। जैसे कि जो बीमार पशु होगा वो चारा पीना छोड़ देगा, उसके अंदर आपको बुखार देखने को मिल सकता है या कुछ और लक्षण आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है पशुओं में टीकाकरण। टीकाकरण विशेष तौर पर जैसे कि भेड़ के टीकाकरण में कौन कौन से वैक्सीन आते हैं, बकरी के लिए कौन सा शेड्यूल होगा, कुत्ते के लिए कौन सा शेड्यूल होगा, गाय के लिए कौन सा शेड्यूल होगा, ये सब आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद में आता है भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य। इसके अंदर आपको ये पढ़ना होगा कि भेड़ बकरी एकदम स्वस्थ रहे, हमारी भेड़ बकरी बीमार ना हो, इसके लिए हम क्या क्या प्रबंधन कर सकते हैं और क्या क्या विचार रख सकते हैं। उसके बाद आता है दुग्ध दोहन। दुग्ध दोहन की मेन 3 विधि होती है, वो विधियां आपको पढ़नी है और उनके अंदर कौन सी विधि का क्या लाभ है, कौन सी विधि की कौन क्या हानियां हैं, वो आपको पढ़नी होंगी। ठीक है। उसके बाद में आता है दुग्ध स्त्रवण काल, यानी कि कौन सा पशु कितने समय तक दूध दे सकता है। ब्याने के बाद में जब तक हम पशु को ड्राई करते हैं उसको हम दुग्ध स्त्रवण काल कहते हैं। उसके बाद में स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए आपको कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद में मांस है। मांस के अंदर आप पढ़ेंगे कौन से जानवर के मांस को क्या कहते हैं, मांस का नाम, कौन से जानवर के मांस को क्या कहते हैं, उसका ड्रेसिंग वैल्यू क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद में आता है दूध व अंडों का देश व राज्य में उत्पादन व स्थान, यानी कि इसके अंदर हम इस डाटा को पढ़ेंगे और इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है।
प्रति व्यक्ति दूध, मांस, अंडों की उपलब्धता की बात करें तो इसके अंदर भी आपको सिर्फ डाटा पढ़ना है। प्रति पशु दूध की उत्पादकता की बात करें, इसमें भी आपको डाटा पढ़ना है। उसके बाद आता है पशुओं के चमड़े व हड्डियों का उपयोग, जैसे कि चमड़े का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बेल्ट बनाने के लिए, जूते बनाने में। हड्डियों का उपयोग पढ़े हुए तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि इसका हम कैल्शियम बनाने के लिए, मिनरल्स के बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद पशुधन उत्पादों का विपणन। विपणन का मतलब होता है कि मार्केटिंग। आपको अपने उत्पादों की मार्केटिंग कैसे करनी है, उनको मार्केट में बेचना कैसे है, ये इसमें आपको पढ़ना होगा। कैलेंडर ऊन। कैलेंडर ऊन का मतलब है कि साल के अंदर कितनी बार आप ऊन को कतरेंगे, ऊन को कतरेंगे और कौन से महीने में कतरेंगे, कौन से महीने में कतरेंगे, ये आपको पढ़ना होगा। फिर उसके बाद में आता है ऊन कतरन। ये भी एकदम सेम ही टॉपिक है, इनको हम लिंक करके पढ़ाएंगे। उसके बाद में आता है कि गौशाला प्रबंधन। कल को अगर आपको कहीं गौशाला के अंदर ड्यूटी दे दी जाती है तो आप वहाँ के प्रबंधन, जो मैनेजमेंट स्टाफ है, उसकी मदद करोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि गौशाला प्रबंधन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद में आता है पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन। कुक्कुट का मतलब मेनली पोल्ट्री से होता है, जिसके अंदर मुर्गियाँ, विशेष तौर पर हम फोकस करेंगे मुर्गियों पर। उसके बाद में आता है कि पशु क्रय के समय रखे जाने वाली सावधानियां, यानी कि अगर आप एक पशु को खरीदने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी विशेष बातें हैं जो कि ध्यान में रखनी चाहिए, जो मेनली मैं बता देता हूं। इसके अंदर आपको एक दो चीज़ें हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए आपके पशु को कोई रोग नहीं होना चाहिए, जैसे कि टीबी है, ब्रूसेलोसिस है। आपको इन चीज़ों के लिए जांच करनी चाहिए और उसके बाद में पशु खरीदना चाहिए। दूसरी जो चीज़ है वो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका पशु कहीं बांझपन का शिकार न हो। ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा। उसके बाद में आता है कि जैविक अपशिष्टों का निस्तारण। जैविक चीज़ों का मतलब वो होता है जैसे कि गोबर हो गया, मूत्र हो गया, ये जैविक अपशिष्ट हैं। तो इनका निस्तारण कैसे करना है, यानी को इनको ठिकाने कैसे लगाना है, ये चीज़ें हम पढ़नी है। उसके बाद में गोबर मूत्र का उचित निष्पादन, ये भी सेम ही टॉपिक है। वर्मी कंपोस्ट यानी कि खाद। वर्मी कंपोस्ट खाद के अंदर आप पढ़ेंगे कि इसका फायदे क्या है, इसको बनाने की विधि क्या है, आपको कौन सी चीज़ डालनी होगी जिससे कि आपकी खाद जो है वो उत्तम क्वालिटी की बने। उसके बाद आता है कि पॉलीथीन से पशुओं और पर्यावरण की हानि। तो ये तो सीधा सीधा टॉपिक है। उसके बाद है साफ़ सफाई का महत्व। साफ़ सफाई का महत्व का मतलब जब आप आता है तो महत्व का मतलब उसके अंदर आप ये पढ़ेंगे कि अगर हम साफ़ सफाई ना रखें तो फिर क्या होगा। तो महत्व जब भी आप पढ़ेंगे तो आप उस चीज़, अगर वो चीज़ नहीं है तो उसके डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। उसके बाद है पशुधन प्रसार। तो प्रसार का मतलब होता है एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन के पिता कौन है, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, उसके पायदान क्या होते हैं, उसकी सीढ़ियाँ क्या हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे। पशु गणना की बात करें तो पशु गणना कौन सी बोर्ड द्वारा करवाई जाती है, कब कब हुई है और कितनी है, संख्या कितनी है पशुओं की, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद में आते हैं पशु बीमा। सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनमें पशु बीमा सरकार द्वारा किया जा रहा है। फिर है पशु मेले। राजस्थान के अंदर पशु मेलों की संख्या कितनी है, कहाँ पर होती है, कौन से तारीख को होती है, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है डेयरी विकास गतिविधियों तथा पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं। योजनाओं का मतलब ये होता है कि सरकार आजकल युवाओं को प्रमोट कर रही है डेयरी डेवलपमेंट के लिए। जिसके अंदर सरकार आपको लोन दे रही है। लोन भी दो चीज़ों पर दे रही है। एक पहला जो है वो है आपके लाइव स्टॉक खरीदने के लिए, ये छोटी डेयरी वालों के लिए मिलता है। दूसरा जो लोन होता है वो होता है कि आप अपनी डेयरी को डिजिटलाइज करें, यानी कि आप वैज्ञानिक तरीकों से होने वाली उपकरणों को खरीदेंगे, यानी कि इसके अंदर आ जाएगा आपका उपकरण।
उपकरण खरीदने के लिए भी सरकार आपको लोन देती है। कौन सी योजना है कि कौन से पशु पर कितना लोन मिल रहा है, कौन सी योजनाओं को कब शुरू किया गया है, कौन कौन इसका लाभ ले सकता है, ये सब चीज़ें इसके अंदर हमें पढ़नी होंगी। तो ये आपका जो पार्ट बी है, ये इसके अंदर कुल 36 टॉपिक है। इनके ऊपर हम एक एक करके चर्चा करेंगे, फुल डिटेल से पढ़ेंगे।